वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में यदि हम बीकॉम कोर्स के दौरान अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी इससे बेहतर लाभ ले सकते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रबंध अंकेक्षण एक नई विचारधारा है जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसके चलन में है, और यह परंपरागत अंकेक्षण से पृथक व्यवस्था है। एक प्रकार से यह प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का वास्तव में आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन है। इसका संबंध प्रबंध की कुशलता के मूल्यांकन से है। यह नवीन दृष्टिकोण है और इस प्रकार प्रबंध अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण का विस्तार मात्र कहा जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण हमने पिछले वीडियो में देखा है। प्रायः यह कहा जाता है कि आंतरिक अंकेक्षक जो है वो सभी कार्य कर सकता है, पर व्यवहार की दृष्टि में वो केवल वित्तीय मामलों की जांच से संबंध रखता है। उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो धन, माल का गमन, त्रुटियों को रोकना और पता लगाना, इससे संबंधित रहता है, इस तक ही सीमित रहता है। वित्तीय अंकेक्षण में हम प्रबंध अंकेक्षण को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रबंध अंकेक्षण वित्तीय हानि या आर्थिक हानि को रोकने से पूर्व ही उसको होने से पूर्व ही वो उसको रोक सकता है। प्रबंध अंकेक्षण वित्तीय हानि को होने से पहले ही रोक सकता है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण केवल यह व्यवस्था करता है कि हानि वास्तव में हुई है या नहीं है। तो हानि होने के बाद वित्तीय अंकेक्षण में पता चलेगा, प्रबंध अंकेक्षण में हानि होने से पूर्व वो पता लग जाएगा और उसको रोक सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य। इसके संबंध में जो परिभाषाएं होंगी, 2-3 परिभाषाएं आप जो सरल और आपको छोटे लगे, आपको सुविधाजनक हो, वैसे परिभाषा आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे या परीक्षा की दृष्टि से याद कर लेंगे। पर प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य, पहला है अंकेक्षित पहलुओं के दोषों व कमजोरियों को प्रकाश में लाना, संस्था के क्रियाकलाप में सर्वोत्तम संभव परिणामों की प्राप्ति हेतु सुधारों के संबंध में सुझाव देना, व्यवसाय के सुलभ संचालन के लिए आवश्यक क्रियाओं के सर्वाधिक कुशल प्रशासन चलाने की क्षमता उत्पन्न करना, प्रबंध की कुशलता तथा प्रभावशीलता उपलब्ध कराना, निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधनों व उपायों के लिए सुझाव देना, प्रबंध के सभी स्तरों पर उनके कार्यों व दायित्वों के निर्वाह के लिए सहायता करना, इनपुट तथा आउटपुट के तालमेल के माध्यम से उपलब्धि का मूल्यांकन करना। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य में शामिल हैं। इसके अलावा और भी जो पुस्तक में या गाइड में आपके पास होंगे उसे आप ऐड कर सकते हैं। प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य के बाद देखते हैं प्रबंध अंकेक्षण का महत्व। प्रबंध अंकेक्षण का महत्व इसके लाभ पर आधारित होता है। कुछ 4 पॉइंट है। पहला है अनुदान की प्राप्ति के लिए। यह कोई स्थायी या परमानेंट हल नहीं होता कि बीमार उद्योग है, कमज़ोर उद्योग है, उसको अनुदान देकर उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए। प्रबंध अंकेक्षण किए बिना अनुदान देना समस्या का हल नहीं होता है। अतः अनुदान देने से पहले संस्था का प्रबंध अंकेक्षण करवाना आवश्यक होता है, और ज़रूरी हो तो प्रबंध को बदलकर संस्था की समस्या का हल निकाला जा सकता है, संस्था में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण देने के लिए। व्यापारिक संगठन को ऋण देने से पूर्व बैंक या अन्य वित्तीय संस्था प्रबंध अंकेक्षण करवा सकती है कि क्या इस ऋण की स्वीकृति होने पर संस्था इसका दुरुपयोग कर सकती है। इसके लिए कंपनी की नीतियों, योजनाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन आवश्यक होगा, जो प्रबंध अंकेक्षण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी सहयोग के लिए। कंपनियों में धन लगाने से पहले प्रबंध अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस धन के विनियोजन से उद्देश्य का सही दिशा में विस्तार और विकास किया जा सके। लास्ट पॉइंट है सामान्य अंश पूंजी में साझेदारी के लिए। किसी संस्था की साधारण अंश पूंजी में
भागीदार बनने के लिए, साझेदार बनने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध अंकेक्षण करवा लिया जाए। यदि वर्तमान प्रबंध सक्षम नहीं है तो साधारण पूंजी में भागीदार बनना हितकर नहीं होता है। अकुशल प्रबंध वाले उद्योगों में पूंजी की भागीदारी घातक होती है। तो ये कुछ पॉइंट है प्रबंध अंकेक्षण के महत्व के संबंध में, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रबंध अंकेक्षण के जो व्यवहारिक पहलू हैं। कुछ बातें जो है अंकेक्षण के समय अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए। इससे संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम में कि अंकेक्षक को अंकेक्षण के समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो इससे संबंधित जो पॉइंट है उसे आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है संगठन के उद्देश्य। प्रबंध अंकेक्षक को व्यवसाय के उद्देश्यों का अध्ययन करना चाहिए। व्यावसायिक संगठन लाभ उपार्जन करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। दीर्घकालीन नियोजन की अपर्याप्तता का कारण अच्छे व्यवसाय अपने उद्देश्यों में असफल रहते हैं, तो उसको संगठन के उद्देश्यों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है वित्तीय योजनाएं तथा नीतियाँ। प्रबंध अंकेक्षक को यह आश्वस्त होना चाहिए कि वित्तीय नीतियाँ और योजना जो है उसके संबंध में लिए गए निर्णय उचित समय पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं कि नहीं। यह भी देखना चाहिए कि उसके परिणाम किस सीमा तक संस्था के लिए लाभदायक हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन। प्रबंध अंकेक्षक को उत्पादन तकनीक और लागत पद्धति का भी उचित ज्ञान होना चाहिए। उसको यह देखना चाहिए कि उत्पादन संबंधी नीतियाँ व्यवहार में भली प्रकार से क्रियान्वित की गई हैं। इन नीतियों का कुशल व प्रभावी क्रियान्वयन ही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री तथा वितरण। अंकेक्षक बिक्री विभाग की आधारभूत आवश्यकता से संबंध रखता है। एक व्यवसाय में बाजार में बिक्री और मूल्य के परिवर्तन की जानकारी करना अंकेक्षक की प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए विपणन अनुसंधान अपना विशिष्ट महत्व रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठनीय नियंत्रण। प्रबंध अंकेक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसाय के लिए पूर्ण नियोजन तथा संगठन अति आवश्यक है। उसको अपनी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सिफारिश देने के लिए सक्षम बनना चाहिए, जिससे कि व्यवसाय के कार्यों के निष्पादन के लिए अधिक आर्थिक और प्रभावशाली पद्धतियों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाएं। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उत्पादन तथा निर्माणी प्रक्रियाओं में कुछ कमजोरियां या दोष तो नहीं हैं, तथा ऐसी कौन सी पद्धतियां हो सकती हैं जिनसे अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। वह उत्पादन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसके संबंध में उपाय बता भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विन्यास व भौतिक साज सज्जा। प्रबंध अंकेक्षक विद्यमान विन्यास तथा भौतिक साज सज्जा की स्थिति की जांच कर सकता है और इसको अधिक उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए उचित एवं अधिक उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय विकास। उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रबंध अंकेक्षक मानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग के संबंध में उपाय बता सकता है तथा अच्छे सुझाव दे सकता है। प्रबंध व श्रम के मधुर संबंध बनाने के लिए भी वह उपयोगी सुझाव दे सकता है। लास्ट पॉइंट है अधिनियमों का परिपालन। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था की स्थापना की गई है उससे संबंधित जो धाराएं हैं उसका परिपालन पूर्ण रूपेण किया जा रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि संस्था स्थानीय जो निकाय होती है उसके नियम है उपनियम है उसका भी भली प्रकार से परिपालन करे। यह सब देखना अंकेक्षक का परम कर्तव्य है। तो इसे आप अच्छे से और देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रबंध अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण में अंतर। पहला अंतर है वित्तीय अंकेक्षण का प्रमुख संबंध पिछले लेखों विशेषतः वित्तीय लेखों की जांच से है। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य संबंध प्रबंध की नीतियों तथा कार्यों का मूल्यांकन करना है। वित्तीय अंकेक्षक संगठन की वित्तीय स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि वित्तीय विवरण कंपनी के कार्यकलाप का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रबंध अंकेक्षक एक निश्चित अवधि के लिए प्रबंध के कार्यों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में सुझाव देता है। वित्तीय अंकेक्षण का प्रबंध के कार्यकलाप से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध प्रबंध के कार्यों को
अधिक कुशल तथा प्रभावी बनाने से है। वित्तीय अंकेक्षण का क्षेत्र वित्तीय लेखों की जांच करने तक सीमित है। प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र प्रबंध के कार्य क्षेत्र होता है। वित्तीय अंकेक्षण वित्तीय लेखों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करके समाप्त हो जाता है। प्रबंध अंकेक्षक का कार्य वहां प्रारंभ होता है जहां वैधानिक अंकेक्षक का कार्य। प्रबंध वित्तीय अंकेक्षण संगठन के वित्तीय पहलू से संबंध रखता है। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, योजनाएं, नीतियां, उत्पादन, वितरण का नियोजन और उसके लिए आवश्यक समग्र कुशलता के विश्लेषणात्मक अध्ययन का समावेश होता है। तो ये कुछ बिंदु हैं वित्तीय अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण के अंतर से संबंध में, तो इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में क्या अंतर हो सकते हैं। पहला पॉइंट है व्यवसाय की आंतरिक कुशलता के मापने के लिए किया गया लागत लेखों का सत्यापन लागत अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। प्रबंध अंकेक्षण की भूमिका व्यवसाय की आंतरिक कुशलता तथा बाहरी जगत से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। लागत अंकेक्षक लागत लेखों की जांच करता है। प्रबंध अंकेक्षक प्रबंध के उद्देश्य व कार्यों की जांच करता है। लागत अंकेक्षण करने वाले व्यक्ति की आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। प्रबंध अंकेक्षक वह व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रबंध नियंत्रण, उत्पादन, नियोजन व नियंत्रण आदि का उचित ज्ञान हो। लागत अंकेक्षण वैधानिक तथा अनिवार्य होता है। प्रबंध अंकेक्षण व्यवसाय के लिए अनिवार्य नहीं होता है। लागत अंकेक्षण 1 वर्ष का कार्यक्रम होता है और इसमें प्रतिवर्ष रिपोर्ट दी जाती है। प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक होता है जिसमें प्रबंध के सभी कार्य आ जाते हैं। लागत अंकेक्षक केवल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत जो अकाउंटेंट होते लेखापाल होते ही बन सकता है। प्रबंध अंकेक्षण किसी योग्य व स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। लागत अंकेक्षण में रिपोर्ट देने का समय विधान द्वारा प्रदत्त सीमा के अंतर्गत किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। तो ये दोनों के अंतर प्रबंध अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण के संबंध में है। इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।